ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है सिर्फ पंचांग से दिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। अब प्रस्तुति में जाने के क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि पंचांग इस प्रस्तुति के भाग कौन कौन से। जी हाँ, इस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं। इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। सॉरी, जिस प्रकार प्रस्तुति दैनिक पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। जी हाँ, सितारे झूठ भी नहीं बोलते, सितारे हमेशा सच बोलते। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। विभिन्न नक्षत्रों में जन्म जातकों को जिसे कहते हैं तारा बल बोलता नौतारा चक्र पद्धति इस पर आधारित, जिसके अनुसार हम ग्रहों पूरे जीवन काल में ग्रहों नक्षत्रों आदि का फल जान सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग राशि के अनुसार। जी हाँ, चंद्रबलम के अनुसार चंद्र बलम के आधार पर जन्म राशि के अनुसार आज कैसे विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए आज कैसा दिन होने की स्थिति। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। किसी भी जो भी कार्य हम करते हैं उसमें शुभ कार्य शुभता की अपेक्षा करते हैं और वह शुभ और अशुभ काल चौघड़िया बताता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचों और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। अंक हमारे के साथ हम खेलते बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और अंक हमारे साथ ही हमारी सभी उस उपलब्धियों के सूचक होते हैं। अंक हमारे लिए कार्य भी करते हैं। जी हाँ, शुभ और अशुभ का हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें निगेट भी करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव अंकों का पड़ता है, वे दोनों कार्य करते हैं। साथ ही साथ अंक बोलते भी। जी हाँ, अंक बोलते भी हैं कि दिन कैसा होगा, समय कैसा होगा, भविष्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए अंकों को जानें, समझें, परखें, उन्हें अच्छी तरह से परख कर उपयोग करें और अपने जीवन में शुरू करें। साथ ही साथ आज के अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहा है, ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में। और इस प्रकार पांचों भाग इस प्रस्तुति का आपके लिए हम संजो कर लाए हैं, इसे ज्ञानवर्धक बनाकर, जी हाँ, रोचक बनाकर, उपयोगी बनाकर आपके लिए महत्वपूर्ण बना। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ को जानने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा वहीं तक नहीं है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, उसकी जीवन में भूमिका को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि
वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। इसी के साथ हम आपको अगले भाग में ले चलते हैं और हमारे इस प्रयास से जो उनके जीवन में से होता है, और इसके लिए हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बनते हैं। प्रस्तुति में चलते हैं। यह जय श्री राम जय हनुमान का नाम लेकर आज उठी कर दी। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 3 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:34। सनराइज एट 6:33 am, सनसेट एट 5:34 pm। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा कर सकता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:40 तक द्वितीय जो खतरा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीय जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:10 तक माघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुन। योग देर रात्रि के 2:39 तक शोभन, उसके बाद अतिगंड और करण अपराह्न के 1:11 तक गर्भ, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:40 तक गर्भ। पूरा बता दें, करण अपराह्न 1:11 तक तैतिल, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:40 तक गर्भ और फिर बनी। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कर। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। आपके पंचांग के 5 अंक में हमने यह बताना भूल गए कि आज का जो नक्षत्र है रात्रि के 10:10 तक माघा और उसके पूर्वा फाल्गुनी, और नक्षत्र का पद इस प्रकार है। आज का दिन माघा के दूसरे पद से आरंभ हो रहा है। दिन 10:24 तक पद का 2, 4:16 अपराह्न तक पद 3 और 10:10 तक माघा का पद 4। तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी का पद 1 आरंभ होता है, क्योंकि कल भोर में 4:07 तक है, और तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी का पद 2 यानी कल सुबह जो होता है पूर्वा फाल्गुनी के पद 2 से दिन शुरू होता है और वह 10:06 दिन तक कल। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है? जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक द्वितीय तिथि है तब तक भोलेनाथ सभा स्थल पर है, और यह अपडेट नहीं हो पाया है। तृतीय तिथि जब होता है तो भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि शुभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:25 तक, अमृत काल रात्रि के 7:50 से 9:24 रात्रि तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:54 से 2:38 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:32 से 5:58 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:49 से 4:12 अपराह्न तक, गोली काल दिन के 12:03 से 1:26 अपराह्न तक, और यमगंड प्रातः 9:18 से 10:41 तक, वर्जमुहूर्त दिन के 10:29 से 12:02 तक। वर्जमुहूर्त 2 भागों में, पहला भाग दिन के 10:29 से 12:02 तक, और दूसरा भाग कल भोर में 6:11 से 7:47 तक। गणमुहूर्त प्रातः 6:32 से 10:10 रात्रि तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर यदि देखें
तो अंश के अनुसार बुध देव कमजोर अवस्था में है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन शीघ्र करेंगे। मंगल देव बुध देव अस्त चल रहे हैं, वही बृहस्पति देव वक्री, शनि देव अंश के अनुसार कमजोर अवस्था, किंतु मार्गी है। इस प्रकार ग्रहों की शक्ति के अनुसार देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। जी हाँ, इस प्रकार शनि की राशि में 5 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और बृहस्पति की राशि में 1 ग्रह। चंद्र, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। यानी फिर से कहें, चंद्र, मंगल, शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शनि की राशि में 5 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में 1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव 3 ग्रह। सूर्य और बुध स्वतंत्र ग्रह हैं। चंद्रदेव और मंगल देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। किसी भी ग्रह का न तो नक्षत्र परिवर्तन है न तो राशि परिवर्तन। इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति आज समाप्त होती है। हाँ, आज किसी भी ग्रह, चंद्रदेव किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन भी नहीं। इसके साथ ही हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। जी हाँ, नक्षत्र, तारे बोलते हैं, सितारे बोलते हैं, सितारे झूठ नहीं बोलते। चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार आज किस जो गोचर उनका होगा उसके अनुसार आज कैसा दिन। जी, सितारे बोल, तारा बलन के आधार पर यह आधारित है। आपके समक्ष जो तारा बलन के जहां लिखा है उसके समक्ष जो परसेंटल कॉलम है उसमें आप देखें कि जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते। वहीं चंद्र बलन के नीचे, तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र है। और जहां जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके क्रम में आगे बढ़ने के बाद जब हम उससे आगे बढ़ते हैं और वह जब जहां पर दोनों का मिलन होता है ऊपर से नीचे तक, यानी नक्षत्र के गोचर और हमारा नक्षत्र, ये दोनों जहां मिलते हैं, यही हमारा आज का शुभता और अशुभता के बारे में नक्षत्र बताता है, तारे बताते हैं कि स्थिति कैसी है। कुल 9 तरह की स्थितियां बन सकती है जब हमारा तारा यह इंगित कर सकता है कि आज का तारा हम सितारा हमारा जन्म, संपर्क, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैधनिक, मित्र या मित्र में हो। यदि हमारा तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में होता है तो शुभता की तरफ इशारा करता है, शुभता बताता है। वही जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। जब भी हमारा तारा इसका शुभ है, हम नए कार्य को आरंभ कर सकते हैं, दैनिक कार्य को करते ही हैं और नए कार्यों का आरंभ हम कर उसमें कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत यदि आज का तारा जन्म, विपद, प्रत्यय नैदानी में है तो हम दैनिक कार्य में सावधानी और साथ ही साथ नए कार्यों का आरंभ न करने का के तरफ सितारे कहते हैं, ताकि हमारे कार्य में शुभता बनी रहे। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी जन्म संपत्ति लगातार है, यदि जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनका जो प्रभाव है उसकी मात्रा बढ़ती है। इसलिए जैसे अगर अशुभता में कहें तो नैधन्य सबसे ज्यादा अशुभ, अगर शुभता में कहें तो मित्र, अति मित्र, अति शुभ। अति उत्साहित होकर या उत्साहित होकर हम कभी भी अशुभ तारा को शुभ तारा में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं ले, यही सितारे कहते हैं। जी हाँ, किताबों में जो लिखा है हमने हमने भी पढ़ा है, किंतु हमने भी हिम्मत नहीं है कि उसे शुभता को अशुभता को शुभता में बदलने के लिए कोई प्रयास करें, क्योंकि इंतजार तो थोड़ी सा समय का होता है। धैर्य रखने से
हमें शुभ फल सुनिश्चित हो। इन्हीं शब्दों के साथ ताराबलन किस आधार पर है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। ताराबलन का मुख्य आधार है, जो उनका सिद्धांत है, वह है नव तारा चक्र पद्धति। ताराबलन से हम आज के बारे में केवल जानते हैं, जबकि नव तारा चक्र पद्धति से पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं। ग्रहों के फल कैसे होंगे, हमारे नक्षत्र के फल कैसे होंगे, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल कैसा होगा, हमारी दशा महादशा का फल कैसा होगा, विभिन्न विभिन्न लोगों से जुड़ने से हमारे कौन से लोग हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से हमारे लिए परेशानी के कारण। ये सभी हम नवतारा चक्र पद्धति से जानते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति का एक ही मूल सिद्धांत है, जहाँ ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। अब प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र कैसे, कौन से ग्रह के कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों नक्षत्रों की सूची में क्रमबद्ध करके उनको 3 श्रेणियों में रखा जाता है और यह इस प्रकार बनते हैं। और ग्रहों को महादशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो है केतुदेव, इनके साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है केतुदेव को। दूसरे ग्रह को दूसरे 12वें और दूसरे 11वें और 20वें नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। तीसरे नक्षत्र को तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। उसी तरह से चंद्रमा को चौथा, 13वां और 22वां, और इसी क्रम में आगे चलते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व 9वें ग्रह बुधदेव को मिलता है। और यह सूची इस प्रकार है। यह आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। अब हम यह देखते हैं कि हमारे लिए हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, इसे चिन्हित करके और ग्रह को पकड़ते हैं कि कौन से ग्रह में हमारा जन्म है। वही दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, वही हमारा ग्रह जन्म ग्रह बनता है। जी हाँ, इसी दशा महादशा में हमारी जन्म हुई होती है और उसी दशा महादशा में हमारे पिछले भाग जन्म में मृत्यु हुई होती है। जन्म कुंडली को देखें तो जब दशा महादशा को आरंभ का देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहेगा कि दशा इस समय से आरंभ हुई है, लेकिन जन्म हमारा उसके बाद हुआ है। या कहीं यही तो सॉफ्टवेयर में लिखा रहता है पिछले भोगांश, शेषांश, रेसिडुअल, बैलेंस, ये सब लिखे जाते, इसलिए ये पिछले जन्म से है। चलिए अब फल प्रतिफल कैसे करते मन, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसके जो नक्षत्र स्वामी होते हैं वहां से गणना आरंभ करते हैं, वह पहला ग्रह बनता है। और वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, बुध देव तक पहुंचते हैं और फिर केतु देव से यात्रा आरंभ करते हैं। और जिस ग्रह में हमारा जन्म हुआ होता है उसके पहले तक हम यात्रा समाप्त करते हैं। और इस प्रकार शुभता शुभता देख जन्म ग्रह जो होता है, पहला ग्रह जो हुआ, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो होते हैं वे अशुभकारी होते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभकारी होते हैं। और उनके शुभता अशुभता, जैसा हमने आरंभ में कहा था कि चंद्रबलम ताराबलम में यह शुभता अशुभता के जो परिमाण होते हैं वह इसी आधार पर होते हैं कि उनकी संख्या कितनी है। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनकी शुभता अशुभता बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप अशुभता में 7वां जो होता है सबसे ज्यादा शुभकारी, और शुभकारी में 9वां ग्रह जो होते हैं वे सबसे ज्यादा शुभकारी। अब इस प्रकार हम ग्रहों को पहचान गए, पहला ग्रह कौन है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह कौन होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह कौन होगा। और इस प्रकार जब हम ये ग्रह पहचान गए तो दशा महादशा का कौन सा फल अच्छा होगा, कौन सा परेशानी भरा होगा, ये हम जान सकते हैं। और शुभ ग्रहों की दशा महादशा काल में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं
अशुभता ग्रह की दशा महादशा में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं चुनौती का सामना करने के लिए, परेशानियों को सामना करने के लिए, जो हमारे दोनों स्थितियों में हमारा जो मनोबल होता है बढ़ता है और उसके कारण अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, यह भी इसी पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जहां बैठा है, जन्म ग्रह से दूसरा ग्रह जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, जिस नक्षत्र से संबंध है, तो फिर हम उसके बारे में उस ग्रह से संबंधित कार्य करें, उस भाव से संबंधित कार्य करें और उस राशि से संबंधित कार्य करके हम संपत्ति का लाभ करें। ठीक इसी प्रकार शुभ नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह जो बना, दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे से बिजनेस पार्टनरशिप करें तो हमारे धन लाभ का हो सकता है संभावना। और इसी तरह से विभिन्न लोगों से जुड़ने में हम जीवन काल में जो जहां भी जुड़े, चाहे हर संसार जो भी हमारे व्यक्ति हो, वो उनसे अपेक्षा कितनी कर सकते हैं और ये पहले हम जान सकते हैं वे हमारे लिए कितने शुभकारी या अशुभकारी। जी हाँ, नौ तारा चक्र अद्भुत पद्धति, और इसलिए इस पर हमने अलग से वीडियो रखा है आपके लिए, जिस पर भगवान राम माँ सीता पवन को हनुमान की भी कुंडली रखी और चर्चा की। नौ तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, सटीक पद्धति। चलिए अब आपको वापस तारा बलम पर ले चलते हैं और देखते हैं कि आज के सितारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और शुभता के बाद। आज का चंद्रमा 10:10 तक रात्रि तक माघा नक्षत्र में है, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। और जब तक माघा नक्षत्र में है तब तक आप अपने ग्रहों को नक्षत्र के अनुसार देख सकते हैं शुभता अशुभता के संदर्भ। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पहला भाग अति मित्र है, वही दूसरा भाग जन्म का है। यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग क्षेम का है और दूसरा भाग कृत्तिरी का। वही कहें आज हम कहें कि जो रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र के जातक तथा मृगशिरा, चित्रा, शविष्ठा नक्षत्र के जातक के लिए सबसे ज्यादा अशुभ है। इस प्रकार आप अपने नक्षत्रों को पहचान कर शुभता अशुभता जान सकते हैं। एक बार पुनः बता दें कि आपका जो अशुभ अगर तारे की स्थिति है तो जोखिम नहीं लें, कोई भी उपाय करके। किताबों में जो लिखा है आपके समक्ष रखा हुआ, हम सामने रखे हैं, लेकिन ये इसका उपयोग हम भी नहीं करते, आपको भी सलाह नहीं देते, क्योंकि कुछ देर की बात है, कुछ घंटों की बात है, जब आपका सितारा शुभ फल देने के लायक हो जाएगा तब आप नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। किंतु जोखिम नहीं लें, नए तारों अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करें। जी हाँ, किताबों में जो लिखा है आपके समक्ष है। जन्म हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त हो तो गुड़ का दान, प्रत्येक हो तो नमक का दान, नैदानी हो तो त्याग, मोह त्याग जरूरी है। प्रश्न उठता है यह प्रतिदिन सप्ताह में कई बार हो सकते हैं, कितना दान करें, इसलिए थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। अब आपको हम ले चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि के अनुसार, जिसे चंद्र बलम कहते हैं, राशि के अनुसार आज कैसा फल होगा। जी हाँ, आज चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और सिंह राशि में भ्रमण करने के कारण चंद्र बलम के अनुसार मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। यह प्रतिफल किसी भी लगन या सूर्य आदि लगन से नहीं देखे, चंद्रमा जिस राशि में है उसे उस राशि के अनुसार।
इसके साथ ही हम आपको चौथे भाग में ले आए हैं। चौथा भाग चौघड़िया का। यहाँ एक प्रकार का मोह ज्योतिष, इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी। कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं, और शुभता की अपेक्षा रखने के कारण यह और अति उपयोगी बन जाता है, क्योंकि यही दर्शाता है कि वह शुभ और अशुभ कार्य करने की कि कौन से शुभ काल है, कौन से अशुभ काल। जब हम किसी कार्य की अपेक्षा करते हैं तो हमारे कार्य में कब शुभता का फल होगा, कब अशुभता कब बाधित है, उस कार्य को करने के संकेत मिल रहे हैं प्रकृति से कि नहीं करना। तो आइए पहचाने चौघड़िया। जी हाँ, चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो जब भी, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, कोई भी कार्य हो जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति मुहूर्त नहीं देख पाया, कोई भी, पिछले भाग में हम सभी मुहूर्त की भी चर्चा की है, यदि वो नहीं देख पाया तो कम से कम चौघड़िया जरूर। प्रस्तुति में विशेष रूप से चर्चा है। संक्षेप में हम बता दें तो कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, 16 चौघड़िया होते हैं प्रतिदिन। और इस 16 चौघड़िया में प्रतिदिन जो 16 चौघड़िया होते हैं, इस चौघड़िया को दिनों से संबंध रखने के लिए, साप्ताहिक दिनों से, जो कि 7 दिन होते हैं, यानी 7 चौघड़िया दिन के, 7 चौघड़िया रात के, उनको नामकरण किया गया। और जो आरंभ का चौघड़िया होता है, आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। जो आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण। सातों चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और सातों दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, फलदायी माना जाता है, लाभदायक माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। जी हाँ, इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से, साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी ग्रहों से और उनके संबंधित कार्यों से भी हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ता है। जी हाँ, चौघड़िया को देखते समय हम जब भी देखें तो ये जरूर देखें कि कहीं जिस चौघड़िया का हम उपयोग करना चाहते हैं वह चौघड़िया कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन में जो चौघड़िया होते हैं, 3 तरह की अशुभता होती है, वार वेला, काल वेला और राहु काल। वहीं रात में काल रात। इस प्रकार 4 प्रकार की अशुभताएं होती हैं, दिन में 3, रात में 1। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में प्रभुत्व सूर्य देव का होता है, और सूर्य देव के पुत्र शनि देव अपने पिता से नाराजगी के कारण उनका जो चौघड़िया होता है, काल बेला चौघड़िया, वह काल वह जो काल चौघड़िया होता है वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। चाहे शनि का चौघड़िया अशुभता की स्थिति में भी धन से, दैनिक कार्य यानी धन धान्य से संबंधित, धनोपार्जन से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें बाधा नहीं डालते, निकट हो। वही रात्रि का चौघड़िया, रात्रि में चंद्रदेव का प्रभु और उनके पुत्र बुध देव उनसे नाराज, और इसलिए बुध का चौघड़िया जो रात्रि का होता है, लाभ चौघड़िया, वह प्रति रात काल रात्रि से प्रसिद्ध। और इस प्रकार चौघड़िया, अशुभ चौघड़िया को हम ध्यान में रखकर उन चौघड़िया का उपयोग नहीं करते, उनका त्याग करके बाकी चौघड़िया का उपयोग। तो चलिए देखें आज का चौघड़िया क्या है। आज का चौघड़िया, आज मंगल से शुरू है। रोग चौघड़िया से किनारा होता है। रोग का मतलब ये नहीं है कि रोग, जी हाँ, मंगल चौघड़िया को क्रूर चौघड़िया के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन यह शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है। शत्रुहंता का तात्पर्य केवल युद्ध नहीं है, कंपटीशन का एग्जाम है, इंटरव्यू का क्रैकिंग है, कुछ कुछ विशेष स्थितियों के लिए, इसलिए इसके लिए काफी उपयोगी है। आज का चौघड़िया देखें, उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य से संबंधित है, रविवार से संबंधित है, वह वार वेला से ग्रसित है,
काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया जो कि 2:49 से 4:12 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि में जैसा हमने कहा था 7:12 4:49 रात्रि तक लाभ चौघड़िया वह अशुभता से लाभ वह काल रात्रि से ग्रसित। शेष चौघड़िया उपयोगी। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया। जी हाँ, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों का के चक्र में हम घूमते हैं। अंक हमारी प्रतिस्पर्धा का का सूचक होता है, अंक हमारी उपलब्धियों का सूचक होता है। अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के साथ हम खेलते बढ़ते साथ अंकों के ही गोद में रखकर अंकों की से ही उपलब्धि लेकर हम आगे बढ़ते, किंतु हम नहीं जानते कि ये अंक हमारे लिए कार्य करते रहे। जी हाँ, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं, और अंक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। ये कार्य करते हैं और इसलिए अंकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उन्हें याद रखें। साथ ही साथ अंक बोलते हैं। तो आइए अंकों की भाषा में अंकों को समझें और उन्हें सही तरह से समझकर उन्हें पहचान कर उन्हें परख कर सही ढंग से उपयोग करके अंकों को अपने अपने लिए उपयोगी बना सके, यही इस स्तुति का उद्देश्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक उपयोगी होते हैं। 10वां अंक कोई भी उपयोगी नहीं है, एक अंक में ही आता है। और जब भी 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है तो उन्हें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करें। 1 से 9 तक अंक शून्य को गणना में बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक का अंक, 5वां अंक मध्य का अंक, जो कि पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को वह संतुलित है, इसलिए 5 अंक अति महत्वपूर्ण। 1 से 9 तक अंक और इनके 1 से 9 तक शासक ग्रह अलग अलग। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। जी हाँ, इन सभी ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, और इस प्रकार विभिन्न अंक अपने में विभिन्न तत्व, विभिन्न गुण और ऊर्जा समाहित किए गए। जो अंक हमारे जीवन में जन्म तिथि में नहीं है, अनुपलब्ध है, उस अंक से संबंधित तत्व, गुण, ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती। जिस अंक में जो अंक 3 और 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं जन्म तिथि में, उस अंक से संबंधित जो तत्व, गुण और ऊर्जा होती है उसकी अधिकता पाई जाती है, और ये दोनों स्थिति हमारे लिए शुभकारी नहीं। साथ ही साथ कुछ अंक का आपस में शत्रुता भी है। कुछ अंक मित्र होते हैं, कुछ तटस्थ होते हैं। कम से कम शत्रुओं को पहचानना जरूरी है, ताकि हम उस अंक का प्रयोग न कर सके और वह हमारे लिए प्रभावी, अशुभ प्रभावी न ला सके, नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर न डाले। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते। नाम के अनुसार जो अंकों के नाम शासक ग्रह हैं, और अंक के और उनको के शासक ग्रह के गुणों, तत्वों और ऊर्जा के आधार पर इनको विभिन्न नामों से अंकों की दुनिया में पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या बॉस बॉस उसके लिए जो नौकरी पेशा के लोग, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, प्रेम करने वाले व्यक्तियों से, हवाई करने वाले, हवा किराई दिखाने वाले व्यक्ति, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, यानी हमारे लिए सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से, वैसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 अधीनस्थ यानी समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे नौकर चाकर और अधीन कार्य करने वाले लोग, और ये उसके अतिरिक्त न्यायालय, 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार यदि अब हम देखें आपस में, उदाहरण स्वरूप राजा 1,
8 न्यायाधीश, न्यायालय आपस में बनी रहती है। नौकर, एग्जीक्यूटिव, राजा, दोनों में बनी रहती है। एग्जीक्यूटिव का डिमांड राजा से ही होता है। एक और दो का संबंध मधुरता का रहे। इस प्रकार हम सभी तत्व को जान सकते हैं। 2 और 5 का संबंध कैसा? इस प्रकार सभी अंकों को आपस में हम तालमेल करके देख सकते हैं कि कौन से अंक आपस में कैसे संबंध रखते हैं। यहाँ आकलन कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा हम थोड़ी देर में जस्ट अभी करने वाले हैं। अंकों की दुनिया में हम गूगल से एक अंक तलाशे जन्मतिथि जो कि शैक्षणिक उद्देश्य से जिनकी जन्मतिथि आज है 3/2/1957। जी हाँ, जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से वो अंक उपहार में देते हैं। वो जन्म तिथि होता है। जन्म तिथि में हम तिथि, माह और वर्ष होते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हम हमारे गुणों को बताता है। जी हाँ, तिथि का प्रभाव काफी होता है। इसलिए इसे वो जन्म अंक ज्योतिष में मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ दिए यदि तो पूरी जन्म तिथि बनती है। जी हाँ, वो हमारा भाग्यांक बताता है। बोलचाल की भाषा में कंडक्टर बताता है। अभी हमने आपको कहा कि मूलांक ड्राइवर यानी आंतरिक व्यक्तित्व, वही वो तिथि और माह को जोड़ देते हैं और एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। उसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और एंजल नंबर होता है जो वर्ष से निकाला जाता है। यह अंक हमारे विभिन्न वातावरण को दर्शाता है। यह भी ईश्वर द्वारा दिया। इसे वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं और पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाकर फिर एक अंक में परिवर्तित करके उसे रखते हैं और महिला के लिए उसमें 4 जोड़ते हैं। अब हम जो मूल सिद्धांत है कि विभिन्न अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो मूलांक जातक का 3 बनता है, माह का 2 होता है और 4 अंक जो बनता है वर्ष का बनता है। सभी को जोड़ने पर 9 बनता है। 3 और 9 मूलांक और भाग्यांक ये बनते हैं। तो 3 और 9 ये मूलांक और भाग्यांक बने। अब ये मूलांक भाग्यांक ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में शत्रु हो जाएं तो पूरे जीवन का बस, जिस तरह से बस का ड्राइवर और कंडक्टर अगर आपस में शत्रु हो तो बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होगा। उसी तरह हमारे जन्म में यदि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक ड्राइवर और कंडक्टर ये आपस में शत्रु अंक हो जाए तो जीवन हमारा आरंभ से ही स्ट्रगल में चलता है। और इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे अंकों की व्यवस्था की जाती है जो दोनों का मित्र हो। यह हमें करना होता है, यानी हम सब करते हैं। और दूसरी परिस्थिति हो सकती है जब ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, किंतु किसी जीवन के बस के चलने में आप बस के चलने में किसी पड़ाव पर ऐसे पैसेंजर चढ़ सवार हुए जो ड्राइवर या कंडक्टर किसी के शत्रु हो तो वहां से बाधा होती है बस को चलने। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हम शत्रु अंक को यदि ले आते हैं जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक या किसी प्रकार से शत्रु अंक अगर ले आते हैं तो वहां से हमारे जीवन में समस्याएं आती है। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है, कि अंकों को जानना जरूरी है कि कौन से मित्र अंक है, कौन से शत्रु अंक। खास करके शत्रु अंक को तो पहचानना जरूरी है ताकि बाधा तो नहीं है पहले। इसके लिए सबसे पहला उसके शत्रुओं को पहचानने के पूर्व हमें यह जानना जरूरी है कि शत्रु जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में नहीं मित्र नहीं है तो कौन से अंक को व्यवस्था करें। शत्रु यदि आपस में होते हैं तो इनको संतुलित करने के लिए कौन से अंक की व्यवस्था करें, तब हम जानेंगे कि कहां से व्यवस्था।
इसके लिए कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक ज्यादा आ रहे हैं, इसे हम जानते हैं। आप हमने जो जन्म तिथि लिया है, जिनका मूलांक 3 भाग्यांक 9 बनता है, आपके समक्ष में एक 200 रखा। ये दो तरह के बॉक्स रखे हैं आपके समक्ष। एक बॉक्स में सभी अंक भरे हुए हैं, दूसरे बॉक्स में नहीं भरे हुए। जो भरे हुए हैं, जिसमें थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, प्रैक्टिकल, ये लिखे हुए हैं, ये सभी परमानेंट अंक है, इनका स्थान है। 4 3 8 बताता है थॉट प्लेन कैसा है, 9 5 1 बताता है जातक का विल पावर प्लेन कैसा है, एक्शन प्लेन कैसा है, वो एक्शन कैसा है, वह 2 7 6 बताता है। जातक का इंटेलिजेंट लेवल कैसा है, वह 4 9 2 दर्शाता है, इमोशनल 3 5 7 दर्शाता है, प्रैक्टिकल 8 1 6 दर्शाता है। जी, यदि इस बॉक्स में कोई अंक नहीं है, मान लीजिए किसी प्लेन में, तो वह 0% होता है। यदि बॉक्स पूरे भरे हुए हैं, मान लीजिए थॉट प्लेन 4 3 6 8 होता है, यदि एक 4 केवल मिसिंग है, इसका मतलब 66% जातक का थॉट प्लेन है। यदि 4 3 दोनों मिसिंग है या 2 अंक मिसिंग है, तो 33%। और सभी मिसिंग है तो 0%, सभी हैं तो 70%। अब हम जातक के बारे में देखते हैं कि जातक का के बारे में सोचते हैं। जातक का जो पहला यदि हम कहें 4 और 6, ये 2 अंक मिसिंग। जातक का मूलांक 3, भाग्यांक 9, ये याद रखें। साथ ही साथ एंजल नंबर 8। और जातक का जो मिसिंग अंक है 4 और 6, 4 और 7 हमने लिखा, ये गलत है, 4 और 6 होगा, क्योंकि ये स्थान देखिए आप यहाँ पर, ये 4 का स्थान है, यहाँ 6 का स्थान है, 4 यहाँ मिसिंग है, 6 में से इसे 66। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन या अंक कहाँ से हमें व्यवस्था क्या करनी है, क्या क्या अंक हम ला सकते हैं। 3 का उपयोग कर सकते हैं, 3, क्योंकि 3 से ज्यादा अंकों को उपयोग 3 2 से ज्यादा नहीं करना है। 3 और 3 से ज्यादा अंक होते हैं तो अशुभता की स्थिति बनती है। तो जो अंक हम इनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, 3 5 8 1 2 7 और 4 और 8 6। 9 का अंक नहीं करेंगे, इसलिए 9 2 बार आ चुके, तो 9 को छोड़कर बाकी अंक ला सकते हैं। अब अंक लाएं कहां से, यह प्रश्न उठता है। तो यह अंक लाने का तो ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे जीवन काल में हो, क्योंकि जन्म तिथि पूरे जीवन काल मृत्यु तक होती है और मृत्यु के पश्चात भी रहती है, वो कभी मरते नहीं। इसी प्रकार ऐसा ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे अंक के मोबाइल का हम अगर व्यवस्था को कर जाते हैं, तो मोबाइल एक एज के बाद यूज होता है और वो बदलते भी। गाड़ी संख्या की वही स्थिति, इसलिए कभी भी हम ऐसे अंक का व्यवस्था करें, पूर्णांक और भाग्यांक को आपस में शत्रुता को कम करने के लिए, उसमें बैलेंस करने के लिए ऐसे अंक की व्यवस्था करें कि दोनों का अस्तित्व हो और वह जीवन भर कार्य करे। और वह अंक एक ही होता है, जी हाँ, जिस पर सारे विदेश, सारे दुनिया के अर्थ ज्योतिषी उसी पे जंप करते हैं, और वह होता है नामांक। नाम में सुधार। नामांक, आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर अंक कहां से आए, तो इन अक्षरों के अंक ये मूल्य होते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। और जो भी नाम का अक्षर होता है, उसके अक्षर को अंकों में परिवर्तित करके उनको जोड़ते हैं, और जोड़ कर एक अलग में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर, ये आप इसे ध्यान दें, नाम का जो हमें पुकारा जाता है कहीं, तो नाम का जो पहला अक्षर, नाम का जो पहला शब्द ही है, पहला भाग, वह ज्यादा ऊर्जा देता है। और इसे नाम का पहला अक्षर जैसे ही पुकारा जाता है, हमारी चेतना को हिट करता है, वो ऊर्जा काफी के नाम का पहला अक्षर भी मूलांक अज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस जातक के बाद। ये जातिका का नाम है, जिनका जन्म तिथि है, जी हाँ, दीप्ति नवल। इन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इनका नाम का पहला अक्षर डी होता है, जो कि 4 दे रहा है। हम देखेंगे कि 4 शत्रु है या मित्र। वही नाम जो है इनका 7 दे रहा है, 7 अंक दे रहा है, 7 इनका मिसिंग नहीं है, 4 और 8 6 मिसिंग। अब चलिए इनका जो
वॉवेल अंक है वो 4 है, कॉन्सोनेंट का 3 है, जो कि सुंदर है, क्योंकि वॉवेल अगर ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, तो वह उत्तम होता है, अति उत्तम। अब हम शत्रु अंक को पहचानते हैं। शत्रु अंक आपके समझ 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9, 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 9 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8। ये शत्रु अंक है। और आपके बगल में शत्रु अक्षर भी लिखे हुए हर अंक होंगे। तो आप देखें, 3 के शत्रु 6 होते हैं। 3 और 9, इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 9 है। 3 और 9 आपस में शत्रुवत नहीं। यदि होते तो हम व्यवस्था करते अंकों का, परंतु कुछ अंक ऐसे होते हैं जो आपस के ही शत्रु। नामांक इनका 7 पर जा रहा है, और 7 7 के ही शत्रु, 4 4 के शत्रु है, 8 8 के शत्रु है, 9 9 के शत्रु हैं। इसलिए इन अंकों को जीवन में भी, मोबाइल आदि अंकों में बार बार अंक आना सही नहीं, क्योंकि ये अंक आपस में ही दुश्मन है। अन्य अंकों की शत्रुता तो है ही है, अपने के भी शत्रुता है। इसलिए इन अंकों का उपयोग कम करना चाहिए, रिपीटेशन कम हो, यह बेहतर है। तो नाम इनका सुधार की आवश्यकता है, जो लगती है, क्योंकि 7 इनका जो है नामांक होता है, और 7 और 7 आपस में शत्रु। जब भी मोबाइल अंक में 7 का रिपीटेशन होता है, शुभ नहीं। तो इस तरह से हम अंकों को जानकर, अंकों को पहचान कर, सही उपयोग करके शत्रुवत अंकों से दूर रखें और अपने जीवन में शुभता ला सकते। जी हाँ, अब हम आपको वर्ष अंक जानने का प्रयास कराते हैं कि वर्ष कैसा बीतेगा, यह जानने के। तो जातक का वर्ष निकालने के लिए यदि हम देखा जाए, तो जात वर्ष करने के लिए, वर्ष को फल कैसा होगा, इसके लिए पहले पर्सनल ईयर को निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो जन्म तिथि है ओरिजिनल, उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को लगाते हैं। तो दीप्ति नवल के लिए 3/2/2026 जो होगा, वह क्या देता है? 6 अंक दे रहा है। इनका मूलांक 3, भाग्यांक 9, दोनों के शत्रु 6 है, और साथ ही साथ रनिंग एज भी 6 है। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अंक जो कि अंक यही बोल, जहां सितारे बोलते हैं, से अंक बोलते भी हैं, और अंक उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं, संकेत दे देते हैं हम शुभ है या शुभ। इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब अंकों के बोलने के क्रम में किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा। आज का अंक 6 दे रहा है, 3/2/2006, 6 का अज्ञांक है, 6 हमारा कर्म। विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए यदि देखें, तो 6 अंक सभी के साथ मित्रवत हैं, 3 और 9 को छोड़। 3 के साथ अति शत्रुता, 3 देवताओं के ग्रुप, 6 शुक्र दानवों के ग्रुप, इसलिए दोनों में आपस में शत्रुता रहेगी। वहीं दानवों के गुरु से 9 अंक को शत्रुता। सेना यदि आराम तंबी हो, शुक्र क्या होता है? हमें आराम सुख सुविधा प्रदान करने वाला। यदि सैनिक, मिलिट्री, डॉक्टर आराम खोजे ज्यादा, तो फिर क्या हो? इसलिए इनकी शत्रुता, 6 अंक की शत्रुता आर्मी से होती है, 9 नंबर से, और 3 अंक से होती है। इसलिए 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ की स्थिति नहीं दिख रही है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कंट्रोवर्सी से दूर रहें, खास करके 9 तारीख के जन्मे जातक, और शेष अंकों के जातक के लिए दिन अति उत्तम है। उत्तम 2 के साथ 2 अंक वाले, यानी 2 11 20 29 को जो जन्म होते हैं तिथि जातक, उनके साथ 6 अंक का तटस्थता का ये है, न शुभ न शुभ, ये तटस्थ है, इसलिए 3 का साथ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए, जो हमने संजो कर लाया है, आपके लिए रोचक रहा होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा, और उपयोगी भी होगा।
यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज के स्वरूप पर ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और साझा करें। ज्ञान साझा करने अपने तक सीमित न रखें, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के साथ, ताकि उनका कल्याण हो सके और उनके कल्याण में हम सब एक माध्यम बनकर सकता है। हम इस प्रस्तुति को मेहनत करके आपके लिए उपयोगी बना कर लाते हैं। यदि आपको सुझाव कुछ है तो इसे और उपयोगी बना सके, सुझाव देने में देर न करें, कंजूसी न बने। तो दो चीजों में कंजूसी नहीं, पोस्ट को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और साथ ही साथ ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसे बांट। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लें, इस वादे के साथ कि कल पुनः आपके साथ नहीं हम लेकर आएंगे नई प्रस्तुति। हम मंगल देव से कामना करते हैं, आज के दिन के देवता मंगल देव से श्री राम तथा पवन को हनुमान से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।